पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में अक्षर पटेल का प्रहार, नतीजा वेस्टइंडीज की लगातार दूसरी हार। नमस्कार रणनीत में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे दूसरे वनडे मुकाबले की। इस वनडे मुकाबले से जुड़े तमाम उन रिकॉर्ड्स की जो भारतीय टीम ने बनाया पोर्ट ऑफ स्पेन के मैदान पर। खासतौर से बात करें उस वर्ल्ड रिकॉर्ड की, यानी लगातार 12वीं सीरीज, बायलैटरल सीरीज जीतने का काम किया भारतीय टीम ने किसी भी एक देश के खिलाफ। इस जीत के क्या कुछ मायने हैं? अक्षर पटेल के साथ नंबर 5, 6 और 7 ने जिस तरह का कंट्रीब्यूशन दिया उस पर भी आगे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी जीत है। अंतिम 10 ओवर में 100 रन की दरकार थी भारतीय टीम को और ये 100 रन बनाने का काम किया अक्षर पटेल, दीपक हुड्डा और साथ ही संजू सैमसन ने। भारतीय टीम की इस जीत पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले 3 हीरो से आपको मिला देते हैं, यानी कि नंबर 5, 6 और 7 पर जिस तरह का प्रदर्शन किया भारतीय टीम ने वो बहुत काबिले तारीफ रहा। तो चलिए इन हीरोज पे बात करने के लिए, भारतीय टीम के वर्ल्ड रिकॉर्ड पे बातचीत करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल एक हमारे साथ इस समय जुड़ रहा है। हमारे साथ सबा करीम है, हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी भी जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में। सबा भाई, बड़ी जीत, अंतिम 10 ओवर में 100 रन की दरकार और भारतीय टीम ने ये जीत न सिर्फ आसान करा बल्कि अक्षर पटेल ने दिखाया कि उनके प्रहार के सामने कैसे वेस्टइंडीज की टीम हार जाती है। उन्होंने अक्षर पटेल को दिल्ली कैपिटल्स के लिए बचा के रखा हुआ है। जी देखिए, सबसे अच्छी बात भारत के लिए ये है कि ये तीनों प्लेयर्स भारत के बेंच स्ट्रेंथ हैं। तो ये दर्शाता है कि भारत का बेंच स्ट्रेंथ कितना मजबूत हो गया है। कठिन परिस्थिति में आकर अंतिम के 10 ओवर में 100 रन बनाना, उसमें अक्षर पटेल का 27 गेंदों में 50 रन बनाना, संजू सैमसन का की बेहतरीन 54 रन की नॉक, फिर दीपक हुडा का 33 रन का कंट्रीब्यूशन, ये सब चीजें दिखला रही हैं हमें कि ये तीनों में वो जज्बा था। उनको पता था कि वो अगर ठीक प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। मैं जरा अपने प्रोड्यूसर से सबा भाई सबसे पहले कहना चाहूंगा कि भारतीय बल्लेबाजों के जरा आंकड़े चलाएं, वेस्टइंडीज पे हम आगे बातचीत करेंगे। जी सबा भाई जी, बात पूरी करें। हाँ, वही मैं कह रहा था कि ये अब तो एक बात साफ हो गई है कि सभी खिलाड़ियों को इंतजार रहता है उनको कब मौका मिले और कब वो इस प्रकार का धावा बोले, जो इस मैच में देखने को मिला। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि भारत के लिए रन चेज कठिन होने वाला है क्योंकि विकेट गिर गए थे, पर अंतिम के 10 ओवर में जिस तरह से भारत ने विकेट्स को बचा के रखा और जिस तरह से इन तीनों ने कंट्रीब्यूट किया, वो काफी अच्छा लग रहा है देखने में। राजकुमार सर, क्योंकि सबा भाई इसको एक मिरेकल की तरह देख रहे हैं, अंतिम 10 ओवर में 100 रन बनना, 5 विकेट बाकी थे और लोअर ऑर्डर ने जिस तरह का कंट्रीब्यूशन किया। अक्षर पटेल की बल्लेबाजी पे बात करें, 5 छक्के लगाए उन्होंने और 3 चौके, यानी 65 रन में से 42 रन उन्होंने सिर्फ बाउंड्री से बना दिए और ये दिखाता है कितनी क्लीन हिटिंग करते हैं अक्षर पटेल। बिल्कुल राजीव, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको मिली है। रविंद्र जडेजा अनफिट हुए जो भारत के वाइस कैप्टन थे और अक्षर पटेल ने दोनों हाथों से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है भारतीय क्रिकेट में कि भारत के जो वेटिंग प्लेयर्स हैं, जो फ्रेंच प्लेयर्स हैं, वो बिल्कुल तैयार हैं और इतना अच्छा बेंच स्ट्रेंथ है भारत का कि आपके अगर मेन प्लेयर को कुछ प्रॉब्लम होती है या वो किसी वजह से नहीं खेलते हैं तो भारत के पास उनका सब्स्टिट्यूट है। और क्या शानदार बल्लेबाजी की है अक्षर ने और एक सेल्फ बिलीव रखा उन्होंने कि मैं मैच जिता सकता हूं। और लेटर ऑर्डर ये भारत को अगर आप पिछले 1-2 साल में देखें तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता आया है और वही कल भी देखने को मिला और ये बहुत हार्टनिंग था कि इस स्टेज से भारत ने ऐसा मैच जीता है। तो ये बहुत कॉन्फिडेंस देगा भारतीय टीम को। सबा भाई, और टॉप ऑर्डर के फेल होने के बावजूद हम ये मैच जीते, यानी कि शिखर धवन का बैट नहीं चला, सूर्य कुमार यादव जल्दी आउट हो गया, लेकिन श्रेयस और संजू सैमसन के बीच बड़ी साझेदारी और उसके बाद नंबर 5, 6, 7 जिसका आंकड़ा हम अक्सर चर्चा में रखते हैं कि नंबर 5, 6, 7 अगर अच्छा करेगा तो हम ज़्यादातर मैचेस हम जीतते हैं। यहाँ पर भी वही नजर आया, 5 पे संजू सैमसन, 6 पे दीपक हुड्डा और 7 पे अक्षर पटेल। इसीलिए तो राजीव ये बहुत बड़ा अंतर है इस भारतीय टीम में, चाहे वो T20 हो या फिर व्हाइट बॉल क्रिकेट या फिर वनडे क्रिकेट क्यों ना हो, कि जो मध्य क्रम है वो तगड़ा हो रहा है, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं जिनको मौका मिल रहा है मध्य क्रम में खेलने के लिए, वहां पर वो परफॉर्म कर रहे हैं। टॉप ऑर्डर में शुभमन गिल ने रन बनाया, श्रेयस अय्यर ने लगातार दूसरा अर्धशतक लगाया और उसके बाद जो रन जिस तरह से आस्किंग रन रेट को ध्यान में रखकर आपको बल्लेबाजी करनी चाहिए थी वो देखने को मिला संजू सैमसन, दीपक हुडा और अक्षर पटेल में। तो ये दर्शा रहा है कि अब भारतीय टीम जो है सिर्फ टॉप ऑर्डर पर ही निर्भर नहीं करती है, जो कि बहुत अच्छी बात है।
अगर आपको इस प्रकार के मैचेस जीतने होंगे और लगातार अब आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको जो रन चेज करने हैं अच्छे विकेटों पे, वो 300 सवा 300 ही सवा 300 का ही करना होगा। क्योंकि जिस तरह के मिडिल ओवर्स में जो पावर प्ले आपको मिलते हैं, वहां पर हर एक टीम की कोशिश यही होती है कि वो और ज्यादा रन बनाए, ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ रन बनाए। इसीलिए आपको तैयार होना पड़ेगा 350 350 का रन चेज करने के लिए, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर भी हमेशा कंट्रीब्यूट करे, जो कि इस मैच में हमें देखने को मिला। बिल्कुल। और रितेंद्र सिंह सोढ़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व भारतीय ऑलराउंडर। रितेंद्र, ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा चर्चा में हैं इन दिनों। हार्दिक पांड्या जब से लौटे, कभी हार्दिक पांड्या, कभी रविंद्र जडेजा, और अब अक्षर पटेल सुर्खियां बटोर रहे हैं। जी हाँ राजीव, बिल्कुल बहुत बड़ी जीत है ये। विपरीत परिस्थितियों में ये जीत आई है, क्योंकि एक समय लग रहा था जब 100 रन हमें चाहिए थे, 10 ओवर में 5 विकेट गिर चुके थे, शायद जीतना मुश्किल लग रहा था। बट हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको विपरीत परिस्थितियों से निकलना आता है, प्रेशर को झेलना आता है। देखिए, कतई आसान नहीं होता है। हम यहाँ बैठ के बात कर सकते हैं कि बहुत अच्छा किया या बहुत खराब किया, लेकिन जो लड़का ग्राउंड में है वो असली प्रेशर को झेल रहा है। ही इज एक्चुअली फेसिंग द म्यूजिक। और अक्षर पटेल ने जो कल किया है, दिस इज समथिंग ह्यूज, मैसिव। ऐसी बल्लेबाजी करना और ऐसे प्रेशर में ये दिखाता है कि इस लड़के में बहुत दम है। बहुत क्लीन हिटिंग की, और जब जरूरत थी, जब हमें चौका छक्का चाहिए था, अक्षर पटेल वॉज देयर। और यहां पे दीपक हुडा की परफॉर्मेंस, ये लड़का बार बार दरवाजे खड़का रहा है और कह रहा है सिलेक्टर्स को कि मैं T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार हूं। संजू सैमसन की राजीव बात करें, देखिए इस लड़के ने कभी भी अपनी छवि को परिभाषित नहीं किया है। ही हैज नेवर बीन कंसिस्टेंट, लेकिन कल जैसी बल्लेबाजी की है, इसीलिए सिलेक्टर्स इनको बार बार सिलेक्ट करते हैं, इसीलिए राहुल द्रविड़ इनमें बार बार भरोसा दिखाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि संजू सैमसन इज अ बिग मैच प्लेयर, और कल उन्होंने अपनी छवि को परिभाषित किया है। तो जी हां, बहुत बड़ी जीत है। हौसले पस्त हुए होंगे वेस्ट इंडीज के, उनको लग रहा था मैच को जीत जाएंगे, पिछला मैच भी उनको लग रहा था वो जीत जाएंगे, लेकिन भारतीय टीम वो टीम है जिसको प्रेशर से निकलना आता है। तो वेल डन टीम इंडिया, वेल डन शिखर धवन, वेल डन राहुल द्रविड़। राजकुमार सर, और इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत, वैसे तो हालांकि वेस्ट इंडीज को कमजोर माना जा रहा था, लेकिन दोनों मुकाबले बहुत क्लोज गए हैं। पहला मुकाबला याद करें तो 3 रन से भारतीय टीम मुकाबला जीतती है, और दूसरे मुकाबले में 2 विकेट से मुकाबला हम जीतते हैं, और वो भी अंतिम के 10 ओवर में हम 100 रन बनाते हैं। कैसे आप देखते हैं ये दोनों क्लोज मैचेस जिस तरह से गए? ये भारतीय टीम की लोअर ऑर्डर की ताकत को दर्शाता है, बॉलिंग की ताकत को दर्शाता है, जिस तरह से पहले मैच में हमने किया। ओवरऑल ये हमारी एक तरह से कहा जाए टीम बी खेल रही है, लेकिन प्रदर्शन उनका A+ लेवल का है। बिल्कुल राजीव, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है, और वेस्ट इंडीज़ जिन्हें बहुत हम हल्के में आंक रहे थे ये सीरीज शुरू होने से पहले, क्योंकि वो लगातार 2 सीरीज हारे थे और बांग्लादेश से भी 3-0 से हारे थे, तो लग रहा था कि बहुत आसान होने वाली है सीरीज़, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। शानदार प्रदर्शन रहा है वेस्ट इंडीज़ का, और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने फाइट की है, लेकिन भारतीय यंगस्टर्स ने दिखाया है कि उनमें कितना दम है। भले ही आप बल्लेबाजी, लेटर ऑर्डर की बल्लेबाजी की बात करें या ओपनिंग स्टैंड की बात करें, शुभमन गिल ने अच्छी पारियां खेली हैं, श्रेयस अय्यर काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिखे, कल संजू सैमसन ने बहुत अच्छी पारी खेली, और अक्षर पटेल ने दिखाया कि वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं और बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है रविंद्र जडेजा का। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो बहुत सारे इसमें से पॉजिटिव्स हैं इस सीरीज़ में से। मोहम्मद सिराज जिस तरह मैच्योर होकर गेंदबाजी कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि वो बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। तो एंड ऑफ द सीरीज़ ये बहुत यूज़फुल सीरीज़ रहेगी ये यंगस्टर्स के लिए और मेरा मानना है कि बहुत सारे पॉजिटिव्स और बहुत सारे प्लेयर्स भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर पाएंगे। जब बाकी सीनियर प्लेयर्स वापस भी आ जाएंगे तब भी ये बड़ा चैलेंज देंगे उन सभी प्लेयर्स को। लेकिन यहाँ पर एक जो जिस बात पे चर्चा होना ही चाहिए सभा भाई, कि जो हमारे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन जिनको स्टार्ट मिल रहा है, अगर वो बड़ी पारी खेलते हैं तो शायद इतने क्लोज मैच जाने की नौबत ही ना आए। मिसाल के तौर पर शुभमन गिल को स्टार्ट मिला, श्रेयस अय्यर को स्टार्ट मिला, या इवन काफ़ी हद तक संजू सैमसन को हम कह सकते हैं। ये मैच फिनिश करना भी सीखना पड़ेगा। मैच जीतना तो ठीक है, बट जब आपको स्टार्ट मिल रहा है, आपने अर्शद की पारी खेल दी है, तो फिर आपका काम यहाँ खत्म नहीं होता। ये बात क्या राहुल द्रविड़ बात कर रहे होंगे, और तीसरे मुकाबले में क्या ये एक बड़ा चेंज नजर आएगा? राजीव देखिए, जब आप 300 सवा 300 चेस कर रहे हैं तो फिर इस तरह की घटनाएं या फिर इस तरह का पोजीशन, ये सिचुएशन उभर कर आता है
और इसकी तैयारी आपको करनी होती है। मैं मानता हूँ कि टॉप ऑर्डर को शुरुआत मिल गई है, 50-60 रन आपने बना लिए हैं, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि आप मैच विनिंग पारियां खेलें। पर जब आप इस प्रकार के रन चेस कर रहे हैं तो फिर आप अपने आप को रोक नहीं सकते। आपको उसी एक्सेलरेशन के साथ, उसी स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाते रहना होगा। और उसमें आपका अगर विकेट गिर भी जा रहा है तो उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं, तो फिर आपके आने वाले खिलाड़ियों को कम से कम वो कुशन है कि स्ट्राइक रेट इतना अच्छा है और आस्किंग रन रेट कभी भी उतना ऊपर बढ़ा नहीं है। तो इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी। पर हाँ, बहुत कुछ सीखने को है, पर जो अभी तक अचीव किया है इस भारतीय टीम ने वो काफी अच्छा लग रहा है मुझे देखकर, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ जब परफॉर्म करने लगती है तब इसका मतलब यही है कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार है। आपने वेस्ट इंडीज की बात की, उनका भी प्रदर्शन काफी अच्छा रह रहा है, तो ये जी। बहुत ही टाइट कॉन्टेस्ट देखने को मिला है। और इसी प्रकार की उम्मीद है कि वेस्ट इंडीज टीम भी ऊपर ऊपर आए, तभी मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में और ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल, और गेंदबाजों पे भी चर्चा करना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि रितेंद्र, जैसा राजकुमार सर ने भी जिक्र किया कि मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी इस पूरे जो अभी तक सीरीज के 2 मैच खेले गए हाईलाइट रही है। पहले मुकाबले में उन्होंने डिफेंड किया स्कोर को अपने आखिरी ओवर में, और फिर जब वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग कर रही थी तो कमाल का आखिरी ओवर उन्होंने डाला। एक बॉलर के तौर पर कैसे आप देखते हैं ग्रूम होते हुए वो सिराज की बात कर लें, शार्दुल ठाकुर की बात करें, या आवेश खान जो अपना पहला मैच खेल रहे थे? देखिए राजीव, बॉलिंग कतई आसान नहीं होती, हम सब जानते हैं। आप T20 क्रिकेट की बात करें या 50 ओवर फॉर्मेट की बात करें, और जब से ये 2 नए बॉल का ट्रेंड शुरू हुआ है, जब से विकेट्स प्लेसिड हैं, तो बॉलर्स के पास एक आर्सेनल चाहिए, वेरिएशन चाहिए। अगर आप एक तरीके से बॉलिंग करेंगे आप फंस सकते हैं। और मोहम्मद सिराज एक ऐसे बॉलर हैं जिनके पास तमाम आर्सेनल है, मेंटली बहुत टफ है। और जब इनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राजीव आगाज हुआ था, देखिए इन्होंने आते ही धावा बोला, ही वॉज प्रिपेयर फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। इनका कॉन्फिडेंस इनका फोर्टे है, इनकी बॉडी लैंग्वेज इनका फोर्टे है, और यही नजर आ रहा है। देखिए ये लड़का कंसिस्टेंट है, जब मौका मिलता है ये एक अलग कॉन्फिडेंस टीम में लेके आता है। इसीलिए राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, धवन इनके साथ परसिस्ट करते हैं। तो जी हां, अब प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो रही है भारत के लिए। T20 वर्ल्ड कप की सिलेक्शन है, तमाम पूल बन रहा है, परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस आ रही है। जडेजा नहीं है तो अक्षर पटेल हैं, कोई फास्ट बॉलर नहीं है, मोहम्मद सिराज हैं, और ऑलराउंडर्स की बात करें, दीपक हुड्डा की बात करें, श्रेयस अय्यर ने बड़ी फॉर्म पकड़ ली है, संजू सैमसन ने दावा ठोका है। तो बहुत अच्छी पोजीशन में भारतीय टीम अब आ गई है। विकल्प पे विकल्प बड़े हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले जो दिन है वहां पे और परफॉर्मेंस आएगी, और सिलेक्टर्स की जो सिलेक्शन करनी है T20 वर्ल्ड कप के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। बिल्कुल, और राजकुमार सर, दीपक हुड्डा ने अपनी गेंदबाजी से बहुत इंप्रेस किया, जिस तरह का लूप दे रहे थे, जिस तरह से उनका बॉल डिप कर रहा था। आपको लग रहा है आने वाले मैचेस में एक तरह के संकेत दिए उन्होंने 6 बॉलिंग ऑप्शन के लिए? हार्दिक पांड्या के साथ साथ रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल के साथ एक ऑलराउंडर के तौर पर आप उनको ट्रीट कर सकते हैं? डेफिनेटली ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है हुड्डा का, जिस तरह उन्होंने कल गेंदबाजी की। और आप देखें राजीव कि चहल को ज़्यादा रन पड़े हैं, 9 ओवर में उन्होंने तकरीबन 70 रन खर्च किए, लेकिन दीपक हुड्डा काफ़ी इकोनॉमिकल रहे और अच्छी गेंदबाजी की। और क्रेडिट देना चाहूँगा इसमें मैं IPL को, कि जहाँ पर वो गेंदबाजी करते हैं तो अपनी फ्रेंचाइजी के लिए 3-4 ओवर डालते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस लेकर वो इस वनडे में भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो एक 6 बॉलिंग ऑप्शन हो सकते हैं। जिस तरह हार्दिक पांड्या को हम एक ऑलराउंडर की तरह देखते हैं कि वो फिल इन कर देंगे किसी बॉलर के कोटा, तो उसी तरह दीपक हुड्डा में भी वो कैपेबिलिटी है कि वो एक कुछ ओवर्स डाल सकते हैं वनडे क्रिकेट में या T20 क्रिकेट में। सबा भाई, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी भारतीय टीम ने बना दिया, उस पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। लगातार 12वीं सीरीज जीता है हमने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। इससे पहले पाकिस्तान के नाम पर यह रिकॉर्ड था, अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के नाम पर है। 12 लगातार बायलैटरल सीरीज जीतना है किसी एक देश के खिलाफ। हाँ, ये बहुत ही शानदार अचीवमेंट रहा है भारतीय टीम का, और हमें ये भी याद रखना होगा कि कई सारे बायलैटरल सीरीज में हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं उन्होंने भाग नहीं लिया है। उसके बावजूद जो यंगस्टर्स को मौका मिला है उन्होंने कंबाइन किया है, उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रह रहा है, और इसी वजह से हमने ये मुकाम अपने नाम किया है। तो ढेर सारी बधाई भारतीय टीम को। पर अभी आने वाले समय में और इस बात को मैं कई बार दोहरा चुका है, लक्ष्य यही होना चाहिए कि भारत विश्व कप T20 जीते, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो भारत में वनडे क्रिकेट का विश्व कप होने वाला है वो भारत अपने नाम करे। क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि अब भारत के अंदर ना ही केवल वो पोटेंशियल है, ना ही केवल वो प्लेयर्स है,
पर वो जो माइंडसेट है, जो अटैकिंग क्रिकेट खेलने का जो माइंडसेट है, वो इस समय नजर आ रहा है। तो इस प्रकार की कॉम्बिनेशन के साथ ही आप आने वाले समय में आईसीसी इवेंट जीत सकते हैं। तो मेरी उम्मीदें इस तरह की जीत के बाद और ज्यादा बढ़ जाती हैं आईसीसी इवेंट को ध्यान में रखकर। बिल्कुल, और 12वीं सीरीज जीतना ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ उन टीमों में से एक है जो वनडे क्रिकेट डोमिनेट करती थी, लेकिन 2006 के बाद से हम वेस्ट इंडीज़ में जाके वेस्ट इंडीज़ को लगातार हरा रहे हैं और 12वीं सीरीज जीत। राजकुमार सर, बड़े मायने रखते हैं इसके कि आप वेस्ट इंडीज़ को जाके उसी के देश में हरा रहे हैं, वहाँ 2006 से हम हारे नहीं और लगातार 12 सीरीज हम जीत चुके हैं उनके खिलाफ। जी बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, किसी भी देश को वहाँ पर जाकर हराना, और वो भी एक ऐसी दिग्गज टीम थी जो एक समय डोमिनेट करती थी वर्ल्ड क्रिकेट को। अभी उनके कुछ प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते या डिफरेंट स्पोर्ट्स की तरफ वहाँ के यंगस्टर्स का ध्यान चला गया है, तो थोड़ा सा डिप हुआ है उनकी क्रिकेट में। लेकिन अभी जिस तरह शानदार प्रदर्शन कर रही है वेस्ट इंडीज़, तो सभी वर्ल्ड ओवर सब लोग देखना चाहते हैं वही पुराना वेस्ट इंडीज़ वापस आए। लेकिन भारत का अचीवमेंट बहुत बड़ा है कि हम 2006 से उनसे के बाद से उनसे बायलैटरल सीरीज नहीं हारे हैं। तो वेरी वेल डन इंडियन टीम, और ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई भारतीय टीम को। यहाँ पर संजू सैमसन पे सबा भाई, एक रिएक्शन आपका बहुत ज़रूरी है। बल्लेबाजी तो बहुत क्लास करते हैं, लेकिन कीपिंग में अभी भी बहुत काम करना बाकी। आपको लगा पूरा मैच, क्योंकि मैं भी देख रहा था, देर रात तक मैं जगह भी हुआ था, बट कीपिंग में थोड़ा सा निराश हुआ मैं उनका प्रदर्शन देख के। इम्प्रूवमेंट होगा राजीव, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने ऋषभ के पंत के बारे में यही बात कही थी कि बल्लेबाजी है अच्छी जब आप करने लगेंगे तो उसका फायदा आपके विकेट कीपिंग को मिलेगा, क्योंकि अंत में विकेट कीपिंग कॉन्फिडेंस की वजह से ही आपकी इंप्रूवमेंट मिलती है। तो संजू सैमसन के साथ भी यही होगा। देखिए, संजू सैमसन के लिए उतना आसान नहीं होता, उनको पता है कि वो सारे मैचेस नहीं खेल रहे हैं, कभी मौका मिलता है कभी मौका नहीं मिलता है। पर ये मुझे लग रहा है कि एक प्रकार का टर्न अराउंड आने वाला है संजू सैमसन के करियर में, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने आईपीएल में दिखाया है, एक कप्तान के रूप में, एक बल्लेबाज के रूप में ज्यादा जिम्मेदारी के साथ वो बैटिंग कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि यहाँ पर एक शानदार फॉर्म देखने को मिल रहा है संजू सैमसन का। तो मुझे विश्वास है कि इसी प्रकार से अगर उनको मौके और मिलेंगे तो उनके विकेट कीपिंग में भी जरूर सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि अंत में अगर इतनी अच्छी बल्लेबाजी कोई कर रहा है तो उसका फायदा आपके दूसरे वाले स्किल को जरूर मिलता है। चलिए रितेंद्र, आखिरी सवाल, क्या क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं हम? देखिए राजीव, यहाँ पे तो क्लीन स्वीप नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप क्लोज गेम हारते हैं, अगर हम वेस्ट इंडीज की बात करें, तो आपके हौसले ध्वस्त होते हैं। और भारतीय टीम के पास अब ऐसे प्लेयर्स हैं जो प्रेशर में आके मैच जिता सकते हैं। और हम जब बात करते हैं शिखर धवन आके मैच जिताएंगे या आपका टॉप ऑर्डर जिताएगा और लोअर ऑर्डर आके जिता देता है। और बड़ी बात यह है, अब पिछले मैच में हमारी बॉलिंग प्रेशर में थी, इस मैच में हमारी बल्लेबाजी प्रेशर में थी। तो कैसी भी परिस्थिति हो, भारत को जीतना आता है। और वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए क्लोज गेम्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको प्रेशर से निकलना आ जाता है, आपको पता चलता है हु आर योर सबलाइन प्लेयर्स हु कैन हैंडल द प्रेशर। तो ये सीरीज कुछ ऐसी ही अब नजर आ रही है, जो बहुत अच्छे संकेत हैं अगर हम भारतीय टीम की प्रिपरेशन की बात करते हैं वर्ल्ड कप के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सबा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे रितेंद्र ने कही कि प्रेशर में आप किस तरह का प्रदर्शन करते हैं, यानी कि भारतीय टीम पे जब शुरुआत में प्रेशर था, यानी कि गेंदबाजी पे, तो गेंदबाजों ने अपना काम किया। जब सिराज ने आखिरी ओवर में 15 रन डिफेंड किए, उसके बाद जब बल्लेबाजी की बारी आई तो फिर दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल जैसे युवा खिलाड़ियों ने तय किया कि भारतीय टीम प्रेशर में चरमराएगी नहीं और जीत हासिल करके मैदान से लौटेगी। 12 लगातार सीरीज अब भारतीय टीम जीत चुकी है और अब नजरें भारतीय टीम की क्लीन स्वीप पर होंगी। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।